Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to subject Global Business Management. And before starting the actual lecture, I would like to take a couple of minutes to introduce you with the nature of the subject and its content for the next 31 lectures. Basically, ये जो subject है advanced level का है एंड इसमें अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करने की कोशिश करनी है कि इंटरनेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल पे कॉमर्स या बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं। ऑफ कोर्स जब हम उस पर बात करेंगे तो उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको समझना ज़रूरी है कि व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ एंड फॉलोड बाय understanding of factor of production and their contribution and economy and then drivers of globalization पे देखेंगे। तो basically chapter 1 and this will be divided into 3 parts. Okay, for this subject book जो आपको लेनी पड़ेगी that is Global Business Management or Global Business Today 7th edition by Charles W. L. Hale। जो बच्चे ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के इसी जनरल सेक्शन में ये सब कुछ स्लाइड्स एंड बुक इज़ अवेलेबल, तो वो अपनी कन्वीनियंस पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक और जो पॉइंट है वो ये है कि ये लेक्चर्स मैं प्री रिकॉर्डेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी जो मीटिंग हो उसमें आने से पहले आप इसको ज़रूर स्टडी कर लें और इसमें से गो थ्रू करके आएँ ताकि वो जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन है उसको हम फिर थोड़ा सा फ्रूटफुल इस तरह बना सकेंगे कि जब आप ये लेक्चर्स पढ़ के आएंगे तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। सो लेट्स सी व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। और उससे पहले ये देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की आज क्या सिचुएशन है। आज से मुराद मेरी प्री पेंडेमिक क्या सिचुएशन थी। दैट वाज कि इनिशियली सेल्फ कंटेन्ड नेशनल इकोनॉमीज़ का कॉन्सेप्ट था। सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमीज़ जहाँ पे बॉर्डर्स आइसोलेट होते थे एंड इतना फ्री फ्लो ऑफ इक्विपमेंट गुड्स एंड सर्विसेज एंड रॉ मटेरियल एंड एक्सपर्टीज नहीं था। तो एक इसके ऊपर देखेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर ये जो बैरियर्स हैं क्रॉस बॉर्डर बैरियर्स जब ये रिड्यूस होना शुरू हो गए तो फिर उसका क्या कंट्रीब्यूशन आया। फिर एक इसके अंदर देखेंगे कि ग्लोबल इंटीग्रेटेड जो अप्रोच आई है, more integrated global economic systems with lower barriers to trade and investment। इन्होंने करंट जो बूम है ग्लोबल ट्रेड में या ग्लोबल इकोनॉमी में उसमें कंट्रीब्यूट कैसे किया। राइट नाउ जी 4 ट्रिलियन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस डेली होती हैं, विच इट मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स के थ्रू डेली बेसिस पे 4 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सचेंज है। और आउट ऑफ दोज 4 ट्रिलियन जो हैं 12 मिलियन उसमें से गुड्स की हैं एंड 3.3 ट्रिलियन ऑफ सर्विसेज आर बीइंग सोल्ड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। फिर ये कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए गए जिनका मकसद ये था कि ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट किया जा सके। Now coming back to the point कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। बेसिकली इट्स अ ट्रेंड जो एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करता है, नरिश करता है और इसको फर्दर मैच्योर करने की कोशिश कर रहा है। इसको हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। सिंपली पुट कि आज एक पाकिस्तान में बैठा हुआ बच्चा अगर इस वक्त मेरा ये आवाज़ सुन रहा है, लेक्चर सुन रहा है, तो आई एम श्योर वो किसी XYZ कंपनी का लैपटॉप जो इस्तेमाल कर रहा है वो कहीं दूसरे मुल्क में डेवलप किया गया है एंड समहाउ थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के थ्रू वो लैपटॉप उस बच्चे की रीच में आ गया है। तो ये उसका एक एग्जांपल है। फिर आपके घर में जो AC लगा हुआ है आई एम श्योर वो भी LG का, तोशिबा का या पैनासोनिक का होगा, जो फॉरेन कंपनीज हैं बट उनके आउटलेट्स या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के थ्रू यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे अवेलेबल है और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। एक है इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स है और दूसरा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस। लेट्स सी वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं जी।
जब हम मार्केट्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम 200 प्लस कंट्रीज में जो एक एवरेज इंडिविजुअल रह रहा है उसके बिहेवियर एज ए कंज्यूमर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस को, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग को कंसिडर करते हैं, और फिर एक एज स्पेसिफिक बिहेवियर है कंज्यूमर्स का रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री एंड कल्चर और रिलीजियस नॉर्म्स जो भी वो प्रैक्टिस कर रहा है उसके रिगार्डलेस। ये सारे का सारा कुछ एग्जांपल्स जो हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, जैसे बेवरेजेस में कोको कोला हमारे पास, या ईटरीज में स्टारबक्स है, एंटरटेनमेंट में वी हैव सोनी प्ले स्टेशंस हैं, एंड मैकडोनल्ड्स का हैमबर्गर या इकिया का रेडी टू असेंबल फर्नीचर जो है, ये बेसिकली बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एज ए कंज्यूमर्स टूवर्ड्स फिनिश प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रेफर कर रहा होता है। तो ये क्या ऑल ऑफ अ सडन हमारी कन्वर्जेंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो गया, या विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सिस्टमेटिकली इसको इंजीनियर किया गया, इसको देखने का एक ज़रूरत है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आ जाता है कि ये जो फिनिश प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही हैं, इनको जब आप लेके चलते हैं तो हाउ रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट मेरी कंजम्पशन तक जो मेरे टेबल या मेरी एक्सेस में आती है, तो हाउ इट्स मेड श्योर। तो इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें आएंगी जी। एक है आपका लेबर स्किल्ड, एक्सक्यूज मी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देन वी हैव एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका नॉर्मली इक्विपमेंट, हार्डवेयर एंड यूटिलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। लैंड ऑफ कोर्स, जहाँ पे आपका फैक्ट्री, वेयर हाउस है, आउटलेट है, मार्केटिंग ऑफिस वगैरह, तो ये सारी इनकी भी मूवमेंट। एंड लास्टली जो है कैपिटल नॉर्मली एसोसिएट किए जाते हैं जी के रनिंग कैपिटल, ये पैसा जो आपके पास है। लेकिन अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल कम टू नो कि कैपिटल के अंदर ह्यूमन कैपिटल भी आ जाता है, वर्कफोर्स, और उसके अलावा आप ये टेक्नोलॉजी या पेटेंट्स जो कुछ भी है आपकी कंपनी के पोजीशन में, दैट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल। तो मकसद क्या था कि ये जो फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये किसी एक मुल्क की बाउंड्री तक लिमिट नहीं होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन ये इनकरेज करती है कि अगर प्रेशियस 5 मेटल्स या मिनरल्स जिनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है, तो उसके सिंगल हैंडेडली इजारादारी नहीं होनी चाहिए। तो ये आगे मैं जाके एक्सप्लेन करूँगा कि 5 प्रेशियस मेटल्स क्या हैं एंड हाउ दे वर्क, और उसके अंदर इजारादारी कैसे है चाइना की। लेकिन चाइना एट टाइम्स फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एट टाइम्स उनकी एक्सेस या अवेलेबिलिटी ऑफ दोज मिनरल्स जो है, कभी उसको लिमिट कर देता है, कभी सरप्लस कर देता है। तो वो कैसे काम करती है, मकसद क्या है जी ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का, कि जब ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होगी तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कॉस्ट है ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कंज्यूमर कॉस्ट, वो रिड्यूस करेगा, क्वालिटी इंप्रूव करेगा, एंड फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को भी एडवांटेजेस, कंपेटिटिव एडवांटेजेस मिल जाएंगे। इस वक्त प्राइवेट एयरलाइंस में 2 कंपनीज के दरमियान एक टग ऑफ वॉर चल रही है। वन इज ऑफ कोर्स एयरबस एंड सेकंड वन इज बोइंग। तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि किसकी इजारादारी किस डोमेन में है। नेक्स्ट वन, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स वगैरह डेवलप हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक्चुअली राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो सबसे पहली बॉडी बनी थी दैट वाज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, गैट्स के नाम से बना था 1945 और 47 के अराउंड अबाउट, इफ आई एम करेक्ट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स बट दैट वाज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसका मकसद ये था कि जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो डिस्ट्रक्शन हुई है, उस वक्त उनका फोकस ये था कि रिहेबिलिटेशन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दोज कंट्रीज, इस पर ज़्यादा फोकस था। तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स का मकसद क्या था कि आपने ग्लोबल ट्रेड को मैनेज करना, उसके लिए कवानीन बनाने, उनको रेगुलेट करना, और फिर पुलिसिंग का काम भी करना, ओवरसी करना, फोरसी करना कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसको चीट ना करें, बाईपास ना करें, और इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। दूसरा जो मकसद था दैट वाज के मल्टी नेशनल ट्रीटीज़
इसके अंदर इस्टेब्लिश करने में भी इन इंस्टीट्यूट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था। पहला जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ ऑफ कोर्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1992 में आके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ था। बिफोर 1992 दैट वाज नोन एज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स के नाम से काम करता रहा। फिर इसके मुख्तलिफ राउंड्स होते रहे। ये फर्दर राउंड जैसे हम सब्जेक्ट को आगे मूव करेंगे वहाँ पे इसको देखते जाएंगे। WTO जो है एक पुलिस का रोल प्ले करता है, जहाँ पे ये इंश्योर करता है कि ट्रेडिंग सिस्टम्स और नेशंस जो हैं मेंबर ट्रीटीज़ हैं वो WTO के इस्टेब्लिश ट्रीटीज़ को रिस्पेक्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो गिवन मैकेनिज्म के थ्रू उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करें। टिल 2010 151 मेंबर कंट्रीज जो थे WTO के मेंबर थे। दैट वाज अराउंड अबाउट 97% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड 154 ममालिक में एग्जीक्यूट हो रही थी। जो दूसरी इंस्टीट्यूट है ग्लोबल लेवल दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मकसद ये है कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये फ्लो ऑफ मनी या कैश जो है, करेंसीज जो है, उसके अंदर एक ऑर्डर मेंटेन करे। तो ये दो बॉडीज जिनका ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स डेवलप हुआ। नेक्स्ट वन देन वी हैव वर्ल्ड बैंक। शॉर्ट टर्म इसका मकसद ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज को इनकरेज किया जाए। एंड लास्टली वी हैव यूनाइटेड नेशंस, जिसका मैंडेट वाज टू प्रमोट एंड मेंटेन international peace and security as well as try to develop friendly relationships among different nations and try to solve international problems and promote aspect for human rights. This was the mandate of United Nations. यहाँ पे मैं इस सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर को मैं रोक रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले सेक्शन में फिर आपसे मुलाकात होती है। We will continue from here.